अस्सलाम वालेकुम। ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का चौथा पॉलीमर मॉलिक्यूल को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड जिसका नाम है। न्यूक्लिक एसिड एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। इसने सबसे पहले एक पस सेल लिया हुआ था। पस सेल में से एक चीज़ जो इनको नज़र आई, उनको साइंटिस्ट ने नाम दे दिया था न्यूक्लिन। बाद में डिस्कवरी और बढ़ती गई तो फ्रेडरिक मिस्टर ने ज़्यादा डिस्कवर करके आइडेंटिफाई किया कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर एसिडिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर नाम रख दिया गया न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लिक एसिड हमारे पास पॉलीमर है। अब पॉलीमर होने की वजह से हाई मॉलिक्यूलर वेट भी इसका है, और प्लस में जो है वो न्यूक्लिक एसिड वायरस से लेकर मेन तक पाया जाता है, यानी कि ह्यूमन बीइंग तक। वायरस जो है हमारे पास बॉर्डर लाइन के अंदर आता है, वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में कंसीडर किया जाता है अपनी प्रॉपर्टीज़ की वजह से। और जो ह्यूमन बीइंग है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है। तो यहाँ पर ये बताती हुई जाऊँ मैं कि हमारे पास जो पॉलीमर है उसके अंदर 5 शुगर्स आती हैं। 5 शुगर के मॉलिक्यूल के ऊपर बेस करता है कंपाउंड, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर मोनोमर की सूरत में यहाँ पर बनेंगे इसके न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड जहाँ पर बनते हैं, एक्चुअली न्यूक्लिक एसिड को हम लोग जानते हैं इस वजह से कि न्यूक्लिक एसिड हमने रेगुलर बेसिस पर सेल वाले चैप्टर में पढ़ा लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियस के अंदर पढ़ा लेते हैं। जब स्ट्रक्चर केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस को डिस्कवर करते हैं, वहाँ पर भी इसको अंडर डिस्कशन लेकर आते हैं। तो यहाँ पर मेनली न्यूक्लिक एसिड की बुनियाद पर अगर इनको देखा जाए तो हमारे पास दो ही चीज़ें आती हैं। एक को हम लोग नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास डीएनए एंड आरएनए के अंदर मौजूद है। अब डीएनए को हम लोग समझते हैं कि ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, और आरएनए के अंदर हम इसको राइबोन्यूक्लिक एसिड के तौर पर जानते हैं। न्यूक्लिक एसिड अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो न्यूक्लिक एसिड की केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल अलग से होती है। न्यूक्लिक एसिड को बनाने के लिए हमारे पास डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। सबसे पहले हमारे पास न्यूक्लिक एसिड की प्रिपरेशन या केमिकल कंपोजिशन को देखते हुए फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज और राइबोज शुगर, और उसके साथ हमारे पास कोई भी नाइट्रोजीनस बेस होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास होते हैं 5 कार्बन की चेन। तो 5 कार्बन वाली चेन को हम लोग नाम दे देते हैं पेंटोज शुगर, या उसको राइबोज शुगर भी बोल सकते हैं हम लोग। अब राइबोज शुगर के अंदर यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर बना हुआ है कि अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स को प्रिपेयर कर रहे हैं तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर हमारे पास मोनोमर की सूरत में देखेंगे तो पेंटोज शुगर का जो बेसिक स्केलेटन है उसके साथ नाइट्रोजीनस जो बेस होती है वो अटैच होती है पहले कार्बन के ऊपर, और 5th कार्बन के ऊपर हमारे पास जो पेंटोज शुगर होती है उसके 5th कार्बन के ऊपर हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है। अब यहाँ पर देखते हुए जा रहे हैं, यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन मैंने एज ए स्ट्रक्चर आपके लिए शेयर कर रही हूँ। ये मैं देखें, यहाँ पर हमारे पास ये फॉस्फेट है जिसको हम लोग फॉस्फेट ग्रुप बोलते हैं। ये फॉस्फेट ग्रुप हमेशा 5th कार्बन पर लगेगा, और ये नाइट्रोजीनस बेस है। नाइट्रोजीनस बेस में डबल रिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर शो किया हुआ है, तो ये यहाँ पर 1st कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास न्यूक्लियोटाइड की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, अगर न्यूक्लियोटाइड की क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा सेपरेट करके देखें कि 5th कार्बन पर अगर फॉस्फेट ग्रुप ना लगा हुआ हो तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। यानी कि न्यूक्लियोसाइड हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर जिसके 1st कार्बन पर हम लोगों ने जैसे अभी पहले डिस्कस किया कि पहले कार्बन पर नाइट्रोजीनस बेस लगा हुआ हो और 5th कार्बन पर लगी हुई हो फॉस्फेट, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। सपोज अगर 5th कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप नहीं होगा तो उसको हम लोग फिर नाम दे देते हैं न्यूक्लियोसाइड का। अब न्यूक्लियोसाइड से फिर हमने 5th कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप लगा दी, तो अब वो न्यूक्लियोसाइड नहीं रहेगी, उसको हम लोगों ने नाम दे देना है न्यूक्लियोटाइड का। डीएनए और आरएनए के अंदर 4 किस्म के जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं। वही 4 किस्म हमारे पास वेरिएबल नाइट्रोजीनियस बेसिस को बनाती है। नाइट्रोजीनियस बेसिस हमारे पास एक्चुअली मेन ग्रुप के हिसाब से 2 टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं प्यूरीन और दूसरी को बोलते हैं पैरामिडाइन। अब प्यूरीन जो है वो हमारे पास एडिनाइन, ग्वाइनाइन के अंदर 2
बेसिक सब ब्रांचेस के सब बेसिस के अंदर डिवाइड हो जाती है, और पायरिमिडाइन हमारे पास 3 बेसिस के अंदर डिवाइड होती है, साइटोसिन, थायमाइन और यूरासिल के अंदर। अब यूरासिल जो है वो थायमीन को रिप्लेस करने के बाद ये आरएनए के स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है। बाकी हमेशा डीएनए के स्ट्रक्चर में एडिनाइन जो होता है वो थायमीन के साथ रिएक्शन करेगा या बॉन्ड बनाता है, और साइटोसिन हमेशा ग्वाइनिन के साथ जो है अपना बॉन्ड को जनरेट करने की सलाहियत रखता है। ठीक, आगे अगर देखें इस स्टेक तो हमारे पास जो है न्यूक्लिक एसिड वो फर्दर क्लासीफाई हो जाता है 3 सब क्लासेस के अंदर। पहले क्लास का नाम है मोनोन्यूक्लियोटाइड, दूसरे का नाम है डाइन्यूक्लियोटाइड, और तीसरे को हम लोग नाम दे देते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। मोनोन्यूक्लियोटाइड अपने नाम से शो कर रहा है कि इसके पास जो न्यूक्लियोटाइड का जो मॉलिक्यूल है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक्चुअली सिंगल नंबर में मौजूद है। अगर वैसे देखा जाए तो न्यूक्लियोटाइड हमारे पास जितने भी मौजूद होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड के अंदर जितने भी पाए जाते हैं वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की शक्ल में मौजूद होते हैं। लेकिन कभी कभार हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो सिंगल न्यूक्लियोटाइड की सूरत में आते हैं, इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं वो अपना। एक्चुअली वहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल में काउंट कर रहे होते हैं एटीपी को। ठीक है, तो हम लोग मोनोन्यूक्लियोटाइड में एटीपी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, डाइन्यूक्लियोटाइड में एनएडी का जो हमारे पास कोएंजाइम और विटामिन कॉन्स्टिट्यूट भी है, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर हम लोग एग्जाम्पल काउंट कर देते हैं डीएनए एंड आरएनए का। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मोनोन्यूक्लियोटाइड में हमारे पास हमेशा एक्स्ट्रा फॉस्फेट लगती जाती है जो केमिकल कंपोजिशन एडिनोसाइन की चेंज करती रहती है। अगर सपोज किसी एडिनोसाइन को एक फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ होता है तो उसको बोलते हैं एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। अगर मोनोफॉस्फेट के साथ दूसरा एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप लग गया तो उसको हम लोगों ने नाम दे देना है एडीपी का। एडीपी में हम डाइफॉस्फेट की बात करते हैं। अगर डाइफॉस्फेट के साथ ही कोई तीसरा एक्स्ट्रा फॉस्फेट लग गया तो उसको हम लोगों ने नाम देना है ट्राइफॉस्फेट का। अब हमारे पास जो एटीपी होती है वो एज ए एनर्जी कैरियर के तौर पर हम लोग पढ़ाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सेल के अंदर डिफरेंट एनर्जी यूटिलाइज करने में काम आती है। तो यहाँ पर प्रोटीन हो गया जिसकी सिंथेसाइज में काम हो रहा है, लिपिड की सिंथेसाइज करनी है, या कार्बोहाइड्रेट या मैकेनिकल एनर्जी साइक्लोसिस करवानी है, सेल के अंदर सेल डिवीजन है, मूवमेंट ऑफ द फ्लैजेला है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ईटीसी। इन सारों के अंदर हम लोगों ने एटीपी को यूटिलाइज करके केमिकल प्रोसेस या फिजिकल प्रोसेस को आगे चलाना होता है। एटीपी अगर ब्रेक डाउन हो जाए एडीपी के अंदर, यानी कि इनका एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल अगर यहाँ से रिलीज हो जाए तो यहाँ पर तकरीबन 7.3 किलो कैलोरीज के हिसाब से पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। अगर हम 31.81 केजी किलो जोल के हिसाब से के जे किलो जोल के हिसाब पर मोल के जे पर मोल के हिसाब से देखेंगे तो हमारे पास 31.81 किलो जोल पर मोल की सूरत में एटीपी से एनर्जी रिलीज होती है। अब अगर देखते हुए जाएं यहाँ पर कि एटीपी की जो फॉर्मेशन है वो तो हम लोगों ने एज अ सेंटेंस पढ़ के बता दी कि कैसे हमारे पास 3 फॉस्फेट आकर लगते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने एज अ स्ट्रक्चर, ये हमारे पास पहला फॉस्फेट ग्रुप है, ये सेकंड फॉस्फेट ग्रुप है, और ये थर्ड फॉस्फेट ग्रुप है। अब फॉस्फेट ग्रुप के साथ हमने जो है अटैच कर दिया एक राइबोज शुगर या राइबोल्यूज शुगर या पेंटोज शुगर को, और अगेन एक पेंटोज शुगर के साथ हम लोगों ने यहाँ पर बॉन्डिंग दिखाई हुई है एक एडिनाइन नाइट्रोजिनस बेसिस का। क्योंकि हमारे पास जो नाइट्रोजिनस बेसिस होती हैं उनमें हमारे पास 4 बेसिस हैं, चारों बेसिस इन्वॉल्व हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें एटीपी की तो यहाँ पर एडिनाइन बेस आएगा। अगर जीटीपी की बात करेंगे तो ग्वाइनाइन आएगा। इसी तरीके से बेस अगर चेंज होगी तो नाम भी चेंज हो सकता है। तो ये हमारे पास टोटल स्ट्रक्चर काउंट होता है किसका, एटीपी का, जिसको हम लोग एज अ एनर्जी कैरियर के तौर पर जानते हैं। तो यहाँ पर आकर ये न्यूक्लिक एसिड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और पहली क्लास को हम लोगों ने मैंने आपके सामने पेश कर दिया है। इसको सुने और नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास के साथ। ओके, थैंक यू।